हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों हम आज का क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या है। दिया है इन अ डीसी मोटर व्हाट इज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है। ऑप्शन दिए है एन इंड्यूस वोल्टेज इन आर्मेचर दैट अपोजेस द सप्लाई वोल्टेज। बी दिया है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेस। सी दिया है द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई टू द मोटर टर्मिनल। और डी दिया है द वोल्टेज अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए हम नाम से समझ पा रहे हैं दिया है बैक ईएमएफ मतलब ऐसा ईएमएफ जो मेन ईएमएफ को अपोज करे मतलब बैक करे। ठीक है उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। मैं एक बार इसका मोटर में डायग्राम दिखाता हूँ फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है तो ये हमारा आर्मेचर होता है। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको आर्मेचर। और ये हमारा जहाँ से मोटर में सप्लाई आती है वो। और कोई भी मोटर ले लेते हैं यहाँ पर माना संट मोटर ले ली मैंने। ठीक है तो ये है। तो यहाँ पर देखिए देखिए हमारे क्या है यहाँ पर मोटर है। मोटर है मतलब सप्लाई कैसी आएगी यहाँ पर। मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी आपका इनपुट आती है और आउटपुट में हमारी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है तो इसमें क्या होता है हमारा जो हमारे इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं मतलब इनपुट में हमारी जो वोल्टेज है वी। इनपुट में वी इनपुट मैंने वी दी है सब वोल्टेज। तो यहाँ पर जो हमारे आर्मेचर में वोल्टेज पहुँचती है उसको हम बोलते हैं ई। ठीक है और इसके बीच में जो यहाँ पर आर्मेचर में ड्रॉप होते हैं वो आर ए के कारण होते हैं क्योंकि इसमें आर ए में करंट फ्लो होती है आई ए इंटू आर ए ड्रॉप होते हैं तब जाके हमारा ई मिलता है। ये ई जो होता है मोटर के केस में ये अपने वोल्टेज का मतलब इसका अपोज करता है इसलिए इसको हम ई बी लिखते हैं बैक ई एम एफ। ठीक है तो जैसे इसकी इसकी पोलैरिटी ऐसी है मतलब ये यहाँ से करंट देगा तो ये यहाँ से ऐसे करके ये इसका अपोज करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए एन इंड्यूस वोल्टेज इन द आर्मेचर डेट अपोज द सप्लाई वोल्टेज मतलब आर्मेचर में वह इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो सप्लाई का अपोज करता है उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो यहाँ पर क्या होता है जब हमारा ये है जब हमारा डीसी मोटर का आर्मेचर जब घूमता है कहाँ घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में। जब हमारा डीसी का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो इसके कंडक्टर के थ्रू जो हमारा होता है फ्लक्स कट होता है। तो फ्लक्स कट के कारण फैराडे अंकल आते हैं। फैराडे अंकल बोलते हैं अरे फ्लक्स कट हुआ है तो यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ होगा तो मतलब एक ईएमएफ आ जाएगा। और ये जो ईएमएफ है लेंज लॉ के हिसाब से अपने ये इफेक्ट का जो अपना कॉज है इसका अपोज करेगा। मतलब ये जो ईएमएफ है इसके वजह से आया वोल्टेज की वजह से और ये इसका ही अपोज करता है। ठीक है तो ये लेंज लॉ ने कहा है। और यही जो हमारा वोल्टेज वी है इसका अपोज करने के कारण हम इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। ऐसा ईएमएफ जो वोल्टेज का अपोज करे बैक ईएमएफ कहलाता है। बाकी मोटर के केस में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं। वोल्टेज का क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज का वो होता है ई माइनस आई ए आर है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि वोल्टेज क्या होगा इसमें। और ये इंड्यूस ई में ई को अगर निकालेंगे हम ई क्या हो जाएगा वी प्लस आई ए आर है। ठीक है मतलब आप इससे क्या समझे। देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा बैक ईएमएफ था ईबी में जब हम ये आई ए आर ए ड्रॉप ऐड करेंगे तभी तो जाके हमें अपना ये इनपुट का वोल्टेज मिलेगा। इसलिए हम ई को जो लिखते हैं इंड्यूस ईएमएफ वो होता है वी प्लस आई ए आर ए मतलब वी में ये जब ड्रॉप ऐड होते हैं तब हमें ई मिलता है। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है अ एसी मशीन दैट ऑपरेट्स एज अ जनरेटर इज नोन एज। एसी मशीन जो जनरेटर के जैसे यूज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया है चॉपर बी दिया है इन्वर्टर सी दिया है ऑल्टरनेटर और डी दिया है रेक्टिफायर। तो ठीक है इसको हम देखते हैं। तो हमारा एसी में काम करने वाला जनरेटर मतलब एसी में काम कर रहा है और क्या है वो जनरेटर है। मतलब एसी प्लस जनरेटर को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटर। क्या बोलते हैं हम ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेट क्या करता है मतलब ये एसी की जो हमारी वेव फॉर्म आती है वो कैसी आती है हमारी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की। देखिए ये एसी की जो वेव फॉर्म आती है ऐसे आती है मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को क्या हम कहते हैं ऑल्टरनेट करना। मतलब यहाँ से इसने पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव इसमें गया तो हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर करना। ऑल्टरनेट करना इसलिए हम एसी जनरेटर को ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं या इसको हम पावर सिस्टम के नाम पे हम इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में काम करता है तो हम इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। बाकी जनरेटर क्या होता है मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए ये है हमारा जनरेटर एक आपका ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से बता दिया। जनरेटर ये है जनरेटर में इनपुट क्या आता है और हमारा आउटपुट क्या आता है। देखिए जनरेटर में जो हम इनपुट देते हैं वो हम देते हैं आपका मैकेनिकल एनर्जी एज अ इनपुट आती है मतलब हम इसको प्राइम मूवर से रोटेट कराते हैं।
और हमारा आउटपुट में क्या मिलती है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमारी जो मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन की जो डेफिनेशन है, ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ऐसा कन्वर्जन जो डिवाइस करता है हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ पर एसी में काम करने वाले जनरेटर को क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेटर, आंसर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्लिप रिंग एंड ब्रशेस इन अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मशीन में हमारे ब्रश और स्लिप रिंग क्या काम करते हैं ये बताना है हमें। ऑप्शन दिया है टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर अ एसी सप्लाई टू द स्टेटर, बी दिया है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर, सी दिया है टू चेंज द स्पीड ऑफ द मशीन, और डी दिया टू प्रोवाइड द डीसी एक्साइटेशन करंट टू द रोटर वाइंडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए जो हमारा स्लिप रिंग होता है ना, स्लिप रिंग ऐसा लिख दिया स्लिप रिंग को, और ये हमारे ब्रशेस है, स्लिप रिंग और ब्रशेस। तो हमारे क्या होता है, हमारी स्लिप रिंग जो होती है वो घूमती है, मतलब एक रोटेटिंग पार्ट है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग इज ऑलवेज अ रोटेटिंग पार्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, वेयर एज ब्रश इज स्टेशनरी पार्ट और अ फिक्स पार्ट। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट होता है। तो हमारी सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन क्या होती है हमारी, सिंक्रोनस मशीन होती है हमारी डबली एक्साइटेड मशीन। मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। सिंक्रोनस मशीन जो है हमारी, ये डबली एक्साइटेड मशीन होती है। ठीक है, ये इससे बनाता हूँ। तो इसका जो रोटर है, रोटर में हम प्रोवाइड करते हैं डीसी एक्साइटेशन। ठीक है, और हमारे जो स्टेटर है हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं एसी एक्साइटेशन। इसमें हम एसी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हमारे स्टेटर में हमारे लग जाते हैं आर्मेचर। हमारी आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर में होती है, और हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है हमारी रोटर पर। हमारा जो डीसी है ये हमारे फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने का काम आता है। तो हमारे जो सिंक्रोनस मशीन है ये डबली एक्साइटेड मशीन होगी, और इसमें जो हमारे डीसी है, डीसी एक्साइटेशन जो हम रोटर को प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं स्लिप रिंग और ब्रशेस का। स्लिप रिंग एंड ब्रशेस आर यूज इन डीसी मोटर, इन सिंक्रोनस मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, टू प्रोवाइड डीसी एक्साइटेशन करंट टू अ रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग में डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ पर स्लिप रिंग और हमारा ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रश हमारा कांस्टेंट पार्ट है, ये एक जगह खड़ा रहेगा, लेकिन स्लिप रिंग हमारी मूव करेगी रोटर के साथ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन ये दिया है, इसमें दिया है हमारा इन अ एसी मोटर, एसी मोटर के केस में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड इज नोन एज। सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड जो हमारी रोटर है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट। देखिए जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो एन एस होती है, एन एस से हम डिनोट करते हैं। एन एस क्या होता है हमारा 120 इंटू एफ अपॉन पी। ठीक है, 120 एफ बाई पी होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में जिसमें हमारा जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा रोटेट करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, हम इसको क्या बोलते हैं आर एम एफ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है हमारी 120 एफ बाई पी, और एन आर जो होता है ये हमारा जिस स्पीड में हमारा रोटर घूमता है, ये क्या है, रोटर स्पीड होती है, रोटर स्पीड। रोटर जिस स्पीड में घूमता है, देखिए जो हमारा रोटर होता है वो हमेशा हमारा सिंक्रोनस स्पीड से कम में घूमता है। जैसे सिंक्रोनस स्पीड एन एस है, तो इससे हमारी कम स्पीड में ही हमारा रोटर घूमता है। ठीक है, इसके लिए हम इंडक्शन मशीन के केस में हम एन आर जो स्पीड होती है, इसके कारण हम इस मशीन को असिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं। तो एन एस की जो वैल्यू होती है वो होती है, यानी एन आर की वैल्यू होती है एन एस इंटू 1 माइनस एस। ठीक है, मतलब इसमें से हम कुछ ये स्लिप की वैल्यू कम हो जाती है जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है। तो ये स्लिप स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो स्लिप की वैल्यू 1 होती है, धीरे धीरे स्पीड की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसके कारण यहाँ पर स्पीड भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है जो हमेशा एन आर से ज़्यादा होती है, और इनके डिफरेंस को एन एस और एन आर के डिफरेंस को ही हम स्लिप स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लिप स्पीड क्या होगी, एस स्लिप स्पीड होती है हमारी, एन एस सिंक्रोनस स्पीड से हम रोटर स्पीड को माइनस करते हैं, वो आएगी हमारी स्लिप स्पीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द स्लिप। ये स्लिप क्या होती है, एन एस माइनस एन आर, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के डिफरेंस को ही हम स्लिप बोलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ सिंगल फेज AC मोटर रिक्वायर्स अ स्पेशल मैकेनिज्म सच एज एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड अ कैपेसिटर टू। हमें ये मतलब हमें सिंगल फेज AC मोटर में एक स्पेशल मैकेनिज्म लगाते हैं, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक कैपेसिटर। तो ये कह रहा है कि क्यों लगाते हैं। ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, टू कन्वर्ट AC सप्लाई टू DC, टू रिड्यूस द रनिंग स्पीड और क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसके लिए क्यों यूज़ करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। जो हमारी सिंगल फेज AC मशीन होती है, सिंगल फेज AC मशीन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, स्टार्टिंग खुद से नहीं होती है, स्टार्टिंग सेल्फ नहीं होती है, ये क्रॉस, ठीक है। तो हम इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो हमारा, पहले मैं इसका टॉर्क बताता हूँ। जो इसका टॉर्क होता है, टॉर्क हमारा आता है पल्सेटिंग नेचर का, पल्सेटिंग नेचर का टॉर्क आता है, पल्सेटिंग नेचर का इसमें टॉर्क आता है। देखिए इसकी टॉर्क वो स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आती है, ये देखिए ये आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉर्क, टॉर्क एट पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये आता है टॉर्क इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये टी इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये हमारी वैल्यू हर पॉइंट में आती है जीरो। यहाँ पर भी जीरो आएगी, यहाँ भी जीरो आएगी, यहाँ जीरो 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 जीरो। तो हमारा टोटल जो टॉर्क आता है, टोटल TR की वैल्यू हमारी आ जाएगी जीरो। तो स्टार्टिंग के टाइम में यहाँ पर हमारे टॉर्क नहीं होता है, तो हमें टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, जिसके कारण ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग हो जाए, तो हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम मेन वाइंडिंग जो है हमारी, ये मेन वाइंडिंग के हम पैरेलल में ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं और हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं वाया सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। ये हमारा रोटर है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारा RM मेन वाइंडिंग और XM मेन वाइंडिंग का, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का XA, और ये RA ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, और ये कैपेसिटर लगा रखा है। तो ये क्या करता है, ये फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि हमारी मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए हमें फेज डिफरेंस चाहिए। जैसे हमारे पहले वोल्टेज पहले V है और हमारा जो आपका मेन वाला है, मेन के लिए, तो ये यहाँ पर ये लैगिंग नेचर का होता है, तो यहाँ से करंट लैग करती है इतना, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं ताकि फेज शिफ्ट हो जाए। तो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखिए कैपेसिटर का अगर प्योर है तो 90 डिग्री फेज, यहाँ पर 90 डिग्री करंट इससे लीड करेगी। तो हम इनका बनाते हैं, ये यहाँ से हम पैरेललोग्राम लॉग से हम यहाँ पर I इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पर ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है इन दोनों वाइंडिंग के बीच। हालांकि ये जो फेज शिफ्ट होता है ये हमारा अराउंड 70 to 80 डिग्री ही होता है, तो हम इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, टू क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हमारे इनके बीच में फेज शिफ्ट होगा, दोनों फेजों के बीच में फेज शिफ्ट होता है, तो हमारी मोटर खुद ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, ये एक न्यूमेरिकल है, अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हैज़ अ 20 वोल्ट सोर्स एंड 2 R1 की वैल्यू दी है 100 ओम और R2 की वैल्यू 200 ओम। एन आइडियल वोल्टमीटर अ वाउंड measure a voltage across R2. If a voltmeter with a internal resistance of 1000 ohm is used, what is the percentage error in the measurement? तो हमें मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर आएगी ये बताना है। तो पहले क्या दिया है, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जिसमें 20 वोल्ट सोर्स है और R1 की वैल्यू 100 है और R2 की वैल्यू इतना है। मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज लगा है, ये V वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मतलब 2 वोल्टेज होगी ऐसे। R1 की वैल्यू 100 है और R2 की वैल्यू 200 है, और यहाँ पर से टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट। एन आइडियल वोल्टमीटर वाउंड मेजर आ वोल्टेज अक्रॉस R2। तो पहले हम R2 के अक्रॉस वोल्टेज, ये जो हमारे 200 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल देते हैं बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। V2 लिखता हूँ इसको, V2 इज इक्वल टू VS सप्लाई वोल्टेज इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है उसका R अपॉन टोटल R। टोटल R कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 मतलब 300 प्रतिरोध जो है। तो ये VS की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 20,
ठीक है, 20 इंटू 200 अपॉन 300, तो ये 2/3 इंटू 20 मतलब 13.33 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, 13.33 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में दिया है इफ़ अ वोल्टमीटर विथ एन इंटरनल आर, वोल्टमीटर के इंटरनल प्रतिरोध की वैल्यू है 1000 ओम इज़ यूज, तो कह रहा है कि कितने परसेंटेज एरर होगी मेजरमेंट में। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारा सर्किट वही था सेम, लेकिन यहाँ पर जो हमारा 200 ओम था, 200 ओम के जो यहाँ पर वोल्टमीटर लगा था, इसका इंटरनल आर की इंटरनल प्रतिरोध की वैल्यू भी आ गई, वो आ गई थी हमारी 1000 ओम। ठीक है, तो हम अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 200 इंटू 1000 हो जाएगा ये, 200 इंटू 1000 अपॉन 200 प्लस 1000, R1 प्लस R2, तो ये नीचे आ जाएगा 1200 और ऊपर आ जाएगा 2 0 0 1 2 3 अपॉन ये 1200। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 1200 है तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा ये हमारा 166.67 ओम। तो ये हमारे न्यू आर की वैल्यू आ गई, और जब आर पैरेलल है उस केस में इतनी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज निकालेंगे, अब जो हमारी जो मेजर्ड वोल्टेज आएगी वी उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो सप्लाई वोल्टेज है 20 इंटू, हमें यहाँ पर वोल्टेज निकालनी थी इसके अक्रॉस, और क्योंकि हमारा ऊपर एक और लगा था, ऊपर क्या था 100 ओम का, और यहाँ पर टोटल वोल्टेज थी हमारी 20 वोल्ट। ठीक है, तो हम अब इस केस में निकालते हैं। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, 200 इंटू टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 106 के आसपास, 166 के आसपास, 166 है, 166.67 अपॉन 166.67 प्लस हो जाएगा इसमें 100 का, तो ये कितना आ जाएगा वोल्टेज, ये आ जाएगा हमारे 12.5 वोल्ट। तो हमारी इस बार जब हमने वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जब हमने यहाँ पर कंसिडर कर रहा है, तो उस केस में हमारी 12.5 वोल्ट आई है, और शुरुआती केस में हमारी आई थी 13.3 वोल्ट। तो हमारी एरर कितनी होगी ये वो पूछ रहा है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एरर कितनी होगी। तो एरर के लिए, एरर क्या होती है हमारी, परसेंटेज एरर, एरर हमारी होती है जो हमारे पहले के केस में थी, आइडियल के केस में हमारी की थी 13.3, और जो हमने मेज़र करी अभी वो आई है हमारी 12.5 अपॉन जो हमारी एक्चुअल है वो है 13.3 इंटू 100 का डालेंगे परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 6.25%, इतनी एरर आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25%। देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको आपको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए हमने करा क्या, यहाँ पर दिया था 20 वोल्ट है, और ये हमारा VDR में मतलब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, जिसमें हमारा एक है हमारा आपका 100 ओम और एक है आपका 200 ओम। ठीक है, ये तो हमारे इसमें लगे हुए थे। तो हमने इसके सबसे पहले इसमें V2 के अक्रॉस हमें हमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज बताना था, तो हमने R2 के अक्रॉस वोल्टेज बताया, तो हमने V2 निकाला, V2 इज इक्वल टू VS इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इससे हमारा 33.363 वोल्ट आ गया। अब इसने कहा कि एक हमारा एक वोल्टमीटर है जिसका प्रतिरोध है 1000 ओम, ये भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर वोल्टमीटर जो कनेक्ट है उसका प्रतिरोध जो आता है वो पैरेलल में आता है इसके। तो 200 ओम के साथ हमने पैरेलल में लगा दिया, ये देखिए 200 ओम के साथ ये पैरेलल पे 1000 ओम लगा दिया, तो आर इक्विवेलेंट निकाला, तो ये आ गया हमारा 166.67। तो इस केस में अब हमने यहाँ पर जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आएगी R2 की वो हमने निकाली, वो आई हमारी 12.5। तो हमारा ट्रू माइनस मेजर्ड अपॉन ट्रू का जो डिफरेंस होता है वही हमारा एरर आता है, तो यहाँ से हमारी एरर आ गई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला का क्वेश्चन है आपका, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ कॉइल में प्रतिरोध है आपका 200 ओम एंड अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मल्टी रेंज अमीटर यूजिंग टू शंट, RSH1 की वैल्यू इतनी है, RSH2 की वैल्यू इतनी है, व्हाट इज़ द टू फुल स्केल करंट ऑफ दिस अमीटर। तो हमें इस अमीटर के दोनों फुल स्केल करंट बतानी है। तो आइए देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, जो इसका शंट में जो केस में जो हम करंट नापते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है I इज इक्वल टू IM
इंटू 1 प्लस एम। एम क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एम की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आगे पर, ये फॉर्मूला है। और एम की वैल्यू है आपकी, एम होता है हमारा मेजर्ड माइनस जो आपका संट में है वो, ठीक है, मतलब मीटर का और संट का रेशियो को ही हम एम बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले केस में हमें क्या दिया है, पहले केस में दिया है हमारा आपका 200 ओम के टाइम में जब करंट आ रही है 200 माइक्रो एम्पियर। तो पहले केस में लिखता हूँ, मतलब जब आर एस एच वन जब हमारा 0.2 ओम है, 0.02 ओम है ना, 0.02 ओम है, 0.02 ओम है। उस केस में हम आई की वैल्यू निकालते हैं, करंट की वैल्यू। तो वो क्या आ जाएगी, जो मीटरी करंट है, मीटरी करंट है मतलब 200 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, और ये आ जाएगा 1 प्लस जो मीटर का आर एम है वो है आपका 200 ओम, मीटर का प्रतिरोध है 200, और जो हमने संट में लगा रखा है वो है हमारा 0.02, 0.02। तो ये आ जाएगा हमारा, ये ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 10,000, 10,000 प्लस 1 और ये 200, मतलब आपका 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, मतलब 2 के आसपास आएगा, 2.002 एम्पियर आ गया पहले केस में। तो देखिए आंसर तो इससे ही आ जाएगा सी। लेकिन हम इसके आगे भी सॉल्व करते हैं। R2 की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, R2 की वैल्यू है 0.2। आइए जब हमारा आर संट 2 की वैल्यू है 0.2, तो उस केस में करंट देखते हैं। उस केस में करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई एम। मीटर से करंट है वही आपकी 200 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर इंटू 1 प्लस मीटर में प्रतिरोध आर एम कितनी वैल्यू कितनी थी, आर एम अपॉन आर एस एच, तो ये था आपका 200 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर 1 प्लस मीटर में करंट है, मतलब मीटर का प्रतिरोध था 200 और अभी हमने लगाया 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 प्लस 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर के आसपास, 0.2 एम्पियर के आसपास। और देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ये देखिए इसका आएगा 2.002 एम्पियर और 0.02, ठीक है। तो ये आंसर कम हमारा आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है करंट ट्रांसफार्मर मतलब सीटी हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 100:5। व्हाट इज द अमीटर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल रीड्स 4 एम्पियर, ठीक है। इफ़ एन अमीटर इज कनेक्टेड टू अ सेकेंडरी कॉइल, मतलब हमारे सेकेंडरी कॉइल में एक हमने अमीटर जोड़ा है जो 4 एम्पियर नाप रहा है। तो व्हाट इज द एक्चुअल करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा इसका सी टी का जो रेशियो दिया है हमें, सी टी रेशियो वो हमें दिया है 100:5, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी टी रेशियो 100/5 कितना आ जाएगा, 20×5 तो सी टी रेशियो की वैल्यू आ गई 20। तो हमारी प्राइमरी करंट क्या होती है, आई पी होती है हमारी, जो हमारी मेजर्ड करंट है, मतलब जो हमारी करंट आई है 4 इंटू हमारा सी टी रेशियो 20, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 एम्पियर, 80 एम्पियर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर का क्या नुकसान है, दिया है इंक्रीज कंडक्टर साइज फॉर अ गिवन लोड, इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन, मोर इफिशियंट यूज़ फॉर पावर, रिड्यूस ट्रांसफार्मर रेटिंग। तो हमारे देखिए यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला है, वो मैं आपको वो बताता हूँ कैसे इसको हम ड्राइव करते हैं। तो हमारी जो पावर होती है ना, पावर होती है हमारी वी आई कॉस फाई, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। यहाँ पर अगर हमारा पावर फैक्टर लो है, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई की वैल्यू लो है, तब क्या होता है, देखिए हमारी पर्टिकुलर पावर जो है, हमारी पर्टिकुलर पावर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही ट्रांसमिट होती है, मतलब पी और यहाँ पर वी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पी और वी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर से हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से आई आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई, मतलब पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉस फाई। अगर कॉस फाई डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब पावर फैक्टर हमारा कम है, तो हमारी करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
और करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखिए अगर हमें करंट को फ्लो कराना है, अगर हमें ज़्यादा करंट फ्लो कराना है, आई एल की वैल्यू ज़्यादा है, लोड करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या होता है यहाँ पर हमें कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए ये भी ज़्यादा चाहिए, ताकि इसमें से हीट कम कम पास हो और हमारा कंडक्टर अच्छे से काम करे। मतलब अगर हमारा करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर भी ज़्यादा चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर में ज़्यादा चाहिए। तो इसका ये नुकसान है, अगर पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि करंट की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज द कंडक्टर साइज फॉर अ गिवन लोड। ठीक है, कोई एक गिवन लोड, देखिए गिवन लोड के लिए मतलब पी के लिए हमारी कांस्टेंट वोल्टेज में ही हमारी कोई पावर ट्रांसमिट होती है, उस केस में हमारा यहाँ पर अगर पावर फैक्टर कम है तो हमारी करंट की डिमांड बढ़ेगी, करंट की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमें यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। और आपको पता है कंडक्टर बना रहता है ACSR का, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का बना रहता है, और ये बहुत महंगा आता है। जैसे हमारी 100 किलोमीटर लंबी लाइन है, अगर हमारा 1 mm भी हमने अगर वो बड़ा करा तो 1 mm इंटू 100 किलोमीटर इतने का यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा वो मटेरियल लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम इंजीनियर है तो हम चाहते हैं कि कॉस्ट हमारी कम से कम आए, तो कॉस्ट को हम कम से कम करने के लिए यहाँ पर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो और ये जो क्वेश्चन होगा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम इसके बाद के क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये खुल नहीं रहा है, हाँ शायद हैंग हो गया, 1 मिनट। हाँ तो ये आ गया 120वां क्वेश्चन है, जो है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर का फंक्शन क्या है, प्लेस इनसाइड अ कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो सॉफ्ट कॉइल के सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं पूछा है। तो दिखाया है आपका ऑप्शन पहला है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, टू रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, टू कंसनट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मेक द फील्ड रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग, और डी है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द पॉइंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, टू कंसनट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मेक द फील्ड रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग। जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन हमारा ईजिली, सॉफ्ट आयरन जो है ये हमारा ईजिली हमारे फ्लक्स को पास होने देता है, जिससे हमारी परमिबिलिटी मतलब परमिबिलिटी हाई होती है, इसलिए हमारा फ्लक्स आराम से पास हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से स्टेब्लिश हो जाता है इसमें। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर होता है हमारा कॉइल के, तो ये इसके परपेंडिकुलर के कारण यहाँ पर ये रेडियल फील्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, थैंक यू।